नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के एम्स में बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो यह उद्घाटन हुआ है उससे लगभग उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र सभी लोगों को उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। दूसरा, जो एम्स था कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी जमीन आवंटित कर दी गई है। जल्दी वहां पर भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी गुना एम्स भी बड़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी है। जल्दी वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके निर्माण कार्य प्रारंभ होने से जहाँ ऋषिकेश एम्स से लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़ की ओपीडी सेवाएं मिलती हैं, उस क्षेत्र में भी ओपीडी सेवाएं जो काफ़ी अच्छे स्तर की, और मैं कहूँ कि एक अच्छा संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान खुलेगा, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज जो बच्चों का हमारा यहाँ पर ये पीकू वार्ड का उद्घाटन हुआ है, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वह भी, चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनका सपना है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जल्दी से जल्दी पहुँचे, और उसको लगातार वह भी मॉनिटर करते हैं और हम लोग भी स्वयं उसको बीच में देखते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जो तय समय सीमा है, उस तय समय सीमा पर लगातार जो टनल है, टनलों का निर्माण कार्य चल रहा है, पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, रेल लाइन आगे बढ़ रही है और तय समय। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। माफिया गिरोह संगठित होकर गिरोहबंदी न कर पाए, इसलिए उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी आपराधिक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि भविष्य में कभी भी हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ कोई खिलवाड़ न हो, किसी प्रकार का धोखा न हो, किसी प्रकार का ऐसा झूठ उनके साथ न हो कि वो परीक्षा देने जाएं और उससे पहले ही परीक्षा में कौन पास होगा ये सब तय हो जाए। पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो, सीडी जैसे उसमें जो पेन ड्राइव से नकल जैसी बातें न आए, उसमें माफिया गिरोह संगठित होकर गिरोहबंदी न कर पाए, माफियागिरी न कर पाए, इसके लिए उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी, उसकी कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही साथ उनके ऊपर रासुका, गैंगस्टर जैसी धाराएं भी लगाई जाएंगी, गुंडा एक्ट, रासुका, गैंगस्टर सारी लगाई जाएंगी, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार। वहीं देहरादून से अल्मोड़ा के लिए आज से हेली सेवा शुरू होनी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने देहरादून से इसको फ्लैग ऑफ किया, लेकिन ये उड़ान अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाई। हेली सेवा के शुभारंभ देखने के लिए मौके पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रही, लेकिन उड़ान कैंसिल होने पर तैयारियां धरी की धरी रह गई। साथ ही लोगों को भी मायूस होकर लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि नैनीताल में मौसम खराब होने के कारण इस उड़ान को कैंसिल करना पड़ा। हेली सेवा के शुभारंभ को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की व्यवस्थाएं ही खराब है। दो 2012 से 17 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मेरे अनुरोध पे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश राव जी ने यहाँ पर लगभग 88 लाख का ये हेलीपैड की स्वीकृति कराई थी और इसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था, और हम लोग इसको हवाई सेवा प्रारंभ नहीं कर पाए थे। वर्तमान सरकार ने इसको प्रारंभ करने का आज आश्वासन दिया था, और लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि सुबह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और
वो पंतनगर एयरपोर्ट से फिर वापस चला गया है। निश्चित रूप से मेरी मांग है सरकार से कि इस तरह का कृत्य ना करें, और दूसरा मेरी सरकार से एक मांग है कि इसमें जो किराया रखा गया है लगभग 7,000 समथिंग का है, उसको उसमें सब्सिडी दी जाए, लगभग 2,500 के 3,000 के आसपास किराया रखा, जिससे कि आमजन को सुविधा मिल सके। आज निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत आशान्वित थे और उम्मीद थी कि यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी है। अल्मोड़ा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि हम उड़ान योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में ऐसी छोटी छोटी हवाई सेवाएं, हेली सेवाएं प्रारंभ करेंगे, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। और वो सौभाग्य का दिन आज आ भी गया। देहरादून से उसका शुभारंभ हुआ, हल्द्वानी आकर फिर पंतनगर गया। तो और बताते हैं कि मौसम की गड़बड़ी के कारण वो अल्मोड़ा तक नहीं पहुँच पाया। थोड़ा हम लोग निराश हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ये सेवा प्रारंभ होगी। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, हम भी अपनी ओर से प्रयास कर। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के हर जिले में सौदागृह बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी नगरपालिका परिक्षेत्रों में 6 महीने के अंदर एक विद्युत या गैस सौदागृह स्थापित करे और इसकी प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश करे। हरिद्वार के एक नागरिक हैं ईश्वर चंद वर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई। उनका ये कहना था कि साहब हरिद्वार में एक मशीन है जो विद्युत सौदागृह, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन ये लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियाँ मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागृह में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर ज़िले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागृह में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपये लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3,000 रुपये लगते हैं। दूसरा, पेड़ों की बचत, पॉल्यूशन से बचत, नदी का पानी गंदा नहीं होगा, धुआं से एटमॉस्फेयर गंदा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो इस याचिका में सरकार से जवाब आया कई जिलाधिकारियों ने। उन्होंने कहा साहब हमारे पास फंड की कमी है इन मशीनों को लगाने के लिए। तो आज अदालत ने उसमें संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि वो इसमें कार्रवाई करे। 6 महीने के अंदर उत्तराखंड की समस्त नगरपालिका सीमाओं में कम से कम एक विद्युत या। वहीं उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार के मामले में एसटीएफ ने अभी तक 23 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। तो वहीं आयोग द्वारा कराई गई पिछली परीक्षाएं भी अब जांच के घेरे में आ गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में हुई भर्तियों में भी अब घोटाला सामने आया है और पूरी भर्तियों पर भी जांच का साया मंडराने लगा है। एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं और विभागों में सरकार बैकडोर से धांधली कर भर्तियां कर रही है। जांच आई थी, जिससे एक जांच में जो सचिवालय रक्षक परीक्षा जिसका परिणाम अभी फाइनली घोषित नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट फेज का परिणाम आ गया था, उसमें हमने प्राथमिक रूप से जांच करी। जांच में जो हमें अनियमितता या जो हमें पता चला कि प्रश्न पत्र इसका भी कहीं लीक हुआ था, उसमें कुछ छात्रों द्वारा इसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करके इसमें उत्तीर्ण हुआ है। तो उस संबंध में हमने मुकदमा कल एक रायपुर थाने में दर्ज कराया था और इसमें 4 लोगों को नियमित किया, जो पूर्व में भी यूकेएसएससी की बीपीडीओ वाली परीक्षा में सम्मिलित रहे, उनको भी नियमित किया। साथ ही इसमें अन्य लोगों का भी पता चला है और उसके लिए हमारी टीमें जो रवाना की गई है, जो साक्ष्य सेलेक्ट हुए हैं, कुछ छात्रों के इसमें बयान भी लिए गए जिनके द्वारा बताया गया कि वो अनुचित साधनों से परीक्षा को जो प्रथम स्टेज को उत्तीर्ण किया है। तो विवेचना अभी हमारी स्टार्ट हो गई है। आने वाले समय में जो उसमें और संलिप्त होंगे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी जाएंगी। राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने की बात बड़े जोर शोर से उठती रही है, लेकिन जिस तरीके से भर्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर इस तरीके के कृत्य होंगे तो जिन नौजवान साथियों को हम रोजगार देने की बात करते हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने का काम करें। आप कह रहे हैं विधानसभा में जो भर्तियां हुई है, निश्चित रूप से अगर विधानसभा की भर्तियों में अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन से विधानसभा अस्तित्व में आई है, उस दिन से जो विधानसभा के अंदर भर्तियां हुई है
उन सब की जांच। रुड़की के कृष्णा नगर, सुभाष नगर और रामपुर चुंगी में एमडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यावसायिक भवनों को सील किया है। तीनों भवनों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत किए ही चल रहा था। सहायक अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 भवनों को सील किया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए जाते तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कार्रवाई की गई? आज हमने जो है एक संतरसा क्षेत्र में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यावसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल अब 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था। और 3 व्यावसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णा नगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूँगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं ना कराएं, अपने कामों को अपना मानचित्र स्वीकृत करा लें। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जिनके सील किए गए हैं कि 15 दिन के भीतर अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राधिकरण के जो आदेश हैं उन्हें भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्या वजह हल्के में ले रहे हैं आपको? देखिए जी, समाज है, समाज में कई लोग हल्के में लेते हैं और कई लोग सीरियसली लेते हैं। कानून उनके लिए बनाए जाते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, और जिम्मेदार नागरिक जो फर्ज नहीं निभाता उसके लिए फिर अन्य वैधानिक कार्रवाई है, उन पर कार्रवाई अमल लाई जाएगी। क्षेत्र में अलग अलग जगह, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहर में भी कॉलोनियाँ कट गई हैं, उन पर किस तरह कार्रवाई? देखिए, कॉलोनियों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे पत्रावली मेरे दाएं बाएं पड़ी हुई हैं बहुत सारी, सब इनका हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास कोई कल को कोई विवाद की स्थिति ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो। और हम पूरा एक की स्क्रूटनी कर रहे हैं, और मैं पिछले 1 माह से लगातार यही स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि जो है किसका जवाब आया है, किसका नहीं आया है। तो उसी आधार पर हम जो है अब जल्दी ही आपको जो है अगले हफ्ते से कार्रवाई मिलेगी, तो इस पर भी हम ध्यान, बिल्कुल फोकस है हमारा। नोटिस भेजा गया? बिल्कुल, नोटिस हम जितने भेजने थे भेज चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेतावनी हो चुकी है, अब आगाज हो। वहीं काशीपुर एम्बुलेंस चालकों पर प्रशासन ने हंटर चलाते हुए मनमाना किराया वसूलने पर अंकुश लगा दिया है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किराए की दरों को निर्धारित कर दिया है। साथ ही विभाग ने सख्त निर्देश भी किए हैं कि अगर किसी भी तीमारदार या मरीज से निर्धारित किराए से ज़्यादा पैसे वसूले गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में एम्बुलेंस वाहनों के लिए जो है किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरी में नॉन एसी एम्बुलेंस है जिनका किराया 800 रुपये 15 किलोमीटर के लिए निर्धारित किया गया है 1 घंटा के लिए। और इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 18 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जा सकेगा। और प्रतीक्षा अवधि 1 घंटे के पश्चात प्रति घंटे 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में एसी एम्बुलेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और इसका किराया 1200 रुपये 15 किलोमीटर के लिए और 1 घंटे के लिए होगा। और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 200 रुपये 20 रुपये प्रति किलोमीटर, और 1 घंटे के पश्चात प्रतीक्षा भाड़ा जो है 250 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। तीसरा एम्बुलेंस आईसीयू कार्डियक एम्बुलेंस है जिसका किराया 3000 रुपये प्रति 15 किलोमीटर के प्रति तक निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा 4000 रुपये नर्सिंग स्टाफ के साथ चार्जेबल होगा और 6000 रुपये डॉक्टर के साथ चार्जेबल होगा। 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु इस कैटेगरी के एम्बुलेंस के लिए 45। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराए पर देकर रकम वसूलने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मानसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ मारपीट समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने बताया कि उसके चाचा रामा को मानसा देवी मंदिर ट्रस्ट के कैंपस में एक दुकान कैंटीन के लिए किराए पर दी गई थी, जिसका सालाना किराया उसके चाचा अदा करते थे।
2019 में जो है मनसा देवी मंदिर का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। और ये जो दुकानों की वाली बात है, दुकान जो है 1940 की बनी है, आज की नहीं बनी है, आज़ादी से पहले की दुकानें बनी है। और जब नगर निगम यहाँ था 1960 में, उनके पास नगर निगम की रसीदें हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? बस दोष ये है कि वो देखते मनसा देवी मंदिर है और बाबा को फंसाएंगे, बाबा से पैसा लेंगे। ये देखिए, ये अभी 156(3) में हमें न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें मनसा देवी ट्रस्ट के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये जिन लोगों पे आरोप लगाया गया था, जिन्होंने घटना कारित करी है, 4 अप्रैल की घटना थी, जिसमें मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी, अपना बिंदु गिरी और अपना द्वारिका मिश्रा जी पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा 447, 323, 54, 56 में पंजीकृत किया गया। किनके द्वारा सर ये मुकदमा दर्ज कराया गया? देखिए, इसमें जो वादनी है जिन्होंने न्यायालय में किया, उनका नाम शशि ठाकुर है, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। क्या अन्य भी लोग हैं सर इसमें, तीन के अलावा? नहीं, इन तीनों के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की ओर से छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। सरकारी पीजी कॉलेज बागेश्वर के दर्जनों छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक नैनीताल पर अंक तालिका में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति का पुतला विश्वविद्यालय परिसर में फूंका। नाराज विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री से मामले को संज्ञान में लेकर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उनका बयान यहाँ पर आना चाहिए था कि इस तरीके से गड़बड़ियाँ नहीं हुई है। कल मैं देख रहा हूँ, कल से ये पूरे मीडिया पे चल रहा है, अभी तक हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है, केवल उनको अपना जो चुनावी जो स्टैंड, जब चुनाव का समय आता है उस समय वो सही रहते हैं, बाकी और टाइम पे उनको जनता के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारी जो मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से और राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्द इन अंक तालिकाओं को ठीक करके जो भी हमारे भाई बहन जिनकी गलतियाँ हुई है, उनके जो कापी है उनको दोबारा चेक कर सही मूल्यांकन कर उनको नंबर दे। ये जांच का विषय है कि वाकई में विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जांच कर रहा है या ऐसे ही रात को सोए और सुबह उठ के कापी जांच की गई है। दो तीन दिन पहले BA BSc और BCom के जो 3rd ईयर के छात्र छात्राएँ हैं, उनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है। उनके 0 इस प्रकार के मार्क्स उसमें आ रखे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जैसे कि उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो देखो ऐसे में छात्र। वहीं खबर सतपुली से है, जहां एक 23 वर्षीय युवक ने अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक के घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में भर्ती आयोजित की गई थी। लेकिन इसी बीच भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में पौड़ी जिले के सतपुली तहसील के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती में शामिल होने गया था और उसका यह अंतिम साल था, लेकिन भर्ती में असफल होने से वो काफ़ी निराश हुआ और उसने फांसी लगा ली। युवक के परिजनों ने बताया कि जब वह भर्ती से वापस लौटा तब वह काफ़ी निराश था। सुबह जब परिजन उसे उठाने के लिए कमरे में गए तो युवक फंदे से लटका हुआ मिला। में 25/8/2022 को हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक है, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, उनको सूचना मिली है कि नौगांव कमंदा तहसील सतपुली क्षेत्रांकर एक गांव है, वहां पर एक लड़के ने सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर ली है। पटवारी जी जो हमारे हैं वो फैमिली वालों से मिले हैं, हमारा विभाग वहाँ जाकर के मिला है उनसे, पर परिवार वाले कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं उसमें।
तो पंचनामा किया गया है या ऐसे ही? परिवार वालों ने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया। तो मैम क्या कुछ उसके पास सुसाइड नोट या कुछ इस तरह का कोई चीज मिली वहाँ पे? इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं मिला है उसके पास। मैम अपन वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोतवाली क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। वहीं मामले पर वादी रविंद्र कुमार के अनुसार उनकी असली सोने की चेन के बदले नकली सोने की घड़ी उन्हें दी गई। बता दें कि इससे पहले भी थाना कोतवाली को ऐसा ही एक मामला प्राप्त हुआ था, जिसमें नकली सोने की घड़ी देकर 90,000 रुपये धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया तो पीली धातु की चेन, अंगूठी, घड़ी और नकदी बरामद किया। साथ ही पहले की गई धोखाधड़ी के 83,650 रुपये भी बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में देहरादून मार्ग पर एक अज्ञात नवजात शिशु का आधा शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आधे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव को उठाया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया शव लड़के का है और बहुत छोटी उम्र का है। घटना की जांच चल रही है। एक नवजात, बहुत ही नवजात, देखने बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है और उसका आधा धड़ मिला है। उसके हमने पंचायतनामा कर दिया, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच जारी है। उसके बाद हम बता सकते हैं क्या हुआ। हाँ, घटनास्थल तो बता रहा है कि हाँ अपराध तो है, पर किस तरह से और किसने किया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुई 33वें राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप के समापन के दिन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कैनोइंग रेस का भी लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई टीमों को मेडल और पुरस्कार वितरित किए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी गदरपुर स्थित जलाशय पहुंचे, जहां उन्होंने 33वें राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर चैंपियनशिप समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने सभी खिलाड़ियों से परिचय किया और उन्होंने कैनोइंग 2, 3 और 4 फाइनल 200 मीटर रेस का लुत्फ उठाया। उन्होंने विजेता टीम सहित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। बड़ा अद्भुत था कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कैनोइंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहाँ खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारा ये जो गुलर बहुत क्षेत्र है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के क्षेत्र में इसका चयन है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। आगे जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बात करना है, आगे प्रस्ताव देने हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, लोगों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो और यहाँ अंदर के जो गांव हैं उन गांवों को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और खेलों के क्षेत्र में जहाँ आज भारत का पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है, भारत के खिलाड़ी एक अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य में भी हम लोगों ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों के प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ नई खेल नीति लेकर आए हैं। उस नई खेल नीति के माध्यम से सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। उसमें वहीं नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजनी ज्योति और अन्नपूर्णा भारती जैसे कई महिला संत निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। गुरुवार को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में आश्रम की रहने वाली साध्वी अंजनानंद गिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर उन्हें बैठाया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत
रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में चादर पोछी की गई। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, माता शक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। मंडलेश्वर होता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये होता है उसको ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, महामंडलेश्वर को पढ़ा लिखा ज्ञानी होना अति आवश्यक है। संत कोई भी बन सकता है, परंतु महामंडलेश्वर जो है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अखाड़ों में महंत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, परंतु महामंडलेश्वर को उसका जो सनातन परंपरा का जानकार, सनातन परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितने भी हमारे ज्ञानी है, जिनको वाकई सनातन का ज्ञान है और जिनके पास आश्रम है, मठ है, जो लोगों की सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सके, उन्हीं को जो है महामंडलेश्वर बनाया जाता है। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया और मैंने उसे आग्रह किया कि भविष्य में। वहीं उत्तराखंड में अग्निवीर योजना भर्ती में जारी विसंगतियों को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की समस्याओं को उठाया है। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भेंट कर इस विषय पर पत्र दिया और तत्काल इस संदर्भ में कार्रवाई करने की आग्रह की। आपको बता दें कि सांसद नरेश बंसल को अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए गए युवाओं द्वारा अवगत कराया गया और भर्ती में उत्तराखंड के युवाओं को विभिन्न आयामों में मिल रही छूट को अग्निवीर भर्ती में लागू नहीं किया गया। जैसे लंबी उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर तक थी, अब 170 सेंटीमीटर लंबाई पर चयन हो रही है। दौड़ का समय भी 5 मिनट 40 सेकंड से कम कर 5 मिनट किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव ने सांसद राज्यसभा नरेश बंसल की बात से सहमति जताई है और जल्द ही इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।